सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और अब हम लोग एडी करंट और हिस्टैरिसीस पे पूरी तरह पकड़ बना चुके हैं और आपको न्यूमेरिकल डेटा टाइप के क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जो गेट के हिसाब से जितने क्वेश्चंस आने चाहिए न्यूमेरिकल डेटा वाले क्वेश्चंस, वो सारे के सारे आ चुके। अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जहां पर मैं आपके दिमाग को और थोड़ा सा इलोबरेट मैनर में खोलने की कोशिश करूंगा, थोड़ा ब्रॉड थिंकिंग से सोचेंगे और एक साथ बहुत सारे पैरामीटर्स पर हम लोग कमेंट करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं मैं आपके सामने और ये क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लिखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में दो ट्रांसफार्मर है एक्स एंड वाई विथ आइडेंटिकल रेटिंग्स एंड डायमेंशंस हैव 0.8 mm टू 1.2 mm थिक लेमिनेशन रिस्पेक्टिवली। मतलब एक का जो थिकनेस है 0.1 mm है और दूसरे का थिकनेस है लेमिनेशन का 1.2 mm। If RC and XM are the magnetizing branch parameter in the equivalent circuit, then options दे रखे हैं आपको कि RC वैल्यूज इन बोथ आर लाइकली टू बी इक्वल, बोथ मतलब कि X और Y दो ट्रांसफॉर्मर है, दोनों में बराबर है, बट XM ऑफ X मतलब मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो XM है वो X लाइकली टू बी हायर देन XM ऑफ Y। इस तरीके से करते हुए चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं बता दूं आपको कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारा कोर लॉस के ऊपर ही है और कोर लॉस में भी दो लॉसेस होते हैं हमारे, हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेस। थिकनेस मतलब कि एडी करंट लॉसेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि दो ट्रांसफार्मर है यहां पर X और Y, इन दोनों में हमें कंपेयर करना है। तो एक का जो थिकनेस है T1, हम क्या बोल सकते हैं, थिकनेस T1 या थिकनेस X बोल देते हैं। X से रिप्रेजेंट किया तो X कितना है हमारा 0.8 mm एंड ये जो थिकनेस ऑफ Y है ये बोल देंगे हम लोग 1.2 mm। ठीक है, जिसका थिकनेस ज्यादा होता है उसका एडी करंट भी ज्यादा होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि एडी करंट इज प्रोपोर्शनल टू थिकनेस स्क्वायर। तो यहां से हम क्या बोल देंगे कि एडी करंट जो है वो X में लेस देन होगा एडी करंट ऑफ Y। इस तरीके से बोल सकते हैं। एक एनालॉजी और देता हूं मैं आपको। ठीक है, हम लोगों ने क्या है, ये जो आरसी और एक्सएम है क्या, शंट ब्रांच पैरामीटर। अगर मैं शंट ब्रांच पैरामीटर की बात करूं तो हम लोगों ने किस तरीके से शंट ब्रांच पैरामीटर को एनालिसिस किया है, ये दैट इज एक्सएम और ये हमारा आरडब्ल्यू होता था। इन लोगों ने आरसी लिख रखा है बट हमारे हिसाब से क्या है, ये आरडब्ल्यू है। ठीक है, आरडब्ल्यू या आरसी एक ही बात है क्योंकि लॉस रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये है हमारा एक्सएम और ये अगर मैं थोड़ी देर के लिए सप्लाई वोल्टेज V1 की बात करूं और यहां पर कौन कौन सा करंट होते हैं, यहां पर करंट होते हैं I नॉट करंट, I नॉट 1 भी बोलते हैं, फंडामेंटल भी बोल सकते हैं और I नॉट करंट बोल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, एक्साइटिंग करंट बोलते हैं असल में इसको I नॉट को। ये है हमारा IW लॉस ब्रांच करंट और ये हमारा मैग्नेटाइजिंग ब्रांच करंट। और इसका फेजर भी हम लोगों ने किस तरीके से देखा था, फेजर भी हम लोगों ने देखा था कि ये है I नॉट, ये है I नॉट, इसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और ये दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा दैट इज लॉस कंपोनेंट। इसको माइनस E1 इक्वल टू V1 कर देते हैं, इसको फ्लक्स कर देते हैं। ठीक है, और ये हमारा रिएक्टिव पावर कंपोनेंट ऑफ करंट या फिर हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट। ठीक है, और मैंने एक और चीज बताई थी आपको कि I नॉट जो है दैट इज द कलेक्शन ऑफ IM प्लस IW, दोनों का क्या है, फेजर सम है या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेक्टोरिकल सम बोल सकते हैं, अरिथमेटिक सम ने। ठीक है, और यहां से एक और चीज मैं बता दिया हूं एक बार पहले कि जो मैग्नेटाइजिंग करंट है, ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट है ये प्योरली हमारी जो प्योरली ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से आता है। मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, हिस्टैरिसीस की वजह से आता है। ठीक है, हिस्टैरिसीस की वजह से आता है। बेसिकली जो शंट ब्रांच पैरामीटर है ये क्या शो कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं मैग्नेटिक मटेरियल की, क्योंकि कोर का ऐसा बना हमारा मैग्नेटिक मटेरियल से, तो उस मैग्नेटिक मटेरियल की इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिसमें मैग्नेटिक मटेरियल कौन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन शो करता है, हिस्टैरिसीस। और ये जो लॉस है, ये लॉस के अंदर दोनों ही करंट है, हिस्टैरिसीस वाला लॉस करंट भी है और एडी वाला भी, ये सब कुछ आप जानते हैं। तो मतलब यहां पर हिस्टैरिसीस प्लस एडी करंट दोनों लॉस प्रेजेंट है। मतलब कि अगर यहां पर थिकनेस वेरी हो रही है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो IM पैरामीटर है वो तो हिस्टैरिसीस पर डिपेंड करता है क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बट यहां पर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है थिकनेस की वजह से। तो हम क्या बोल सकते हैं कि IM तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इंडिपेंडेंट टू द थिकनेस। तो हम क्या बोल सकते हैं यहां से कि जब ये सप्लाई वोल्टेज भी कांस्टेंट है और IM भी कांस्टेंट है, इसका मतलब XM भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि XM X
और इक्वल टू एक्सएम वाई दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो यहां से आपको कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन क्या एलिमिनेट, दो ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं, बी और सी, क्योंकि एक्सएम वैल्यूज इन बोथ आर लाइकली टू बी इक्वल और एक्सएम वैल्यूज इन बोथ आर लाइकली टू बी इक्वल, मतलब बी और सी ऑप्शन की पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो यहां से ये बात तो तय है। तो चलो एक पैरामीटर पे तो हम लोगों ने कमेंट कर लिया एक्सएम, और लकीली क्वेश्चन में भी एक्सएम ही था। अब आरसी पे कमेंट करना, आरसी मतलब हमारे हिसाब से क्या है, आरडब्ल्यू है, क्योंकि हम लोगों ने जो एनालॉजी पढ़ी उसमें क्या सिंबल दिया है, आरडब्ल्यू दिया। आप देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, बहुत सारी किताबों में ये आईएम नहीं मिलेगा आपको, मैंने मैग्नेटाइजेशन से शुरुआत हो रही तो आईएम दे दिया, अदरवाइज आईम्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। यहां से अगर हम लोग बात करें आईडब्ल्यू की बात करें, या सीधी सीधी ये बात करें कि काम करते हैं कि अगर आपका एडी करंट बढ़ रहा है क्योंकि थिकनेस से बढ़ता है, तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं यहां पर कि यहां पर क्या बोल सकते हैं हम लोग कि अगर मुझे वोल्टेज V1 लिखना पड़े तो यहां से हिस्टेरिसिस लॉस क्या हो जाएगा, यहां से V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय RW, और ये तो क्या है, वोल्टेज तो क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है, और ओवरऑल अगर लॉस इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। अब आपको बहुत अचंभा लगेगा कि सर ये रेजिस्टेंस कैसे चेंज कर दिया आपने, तो थोड़ा सा नेटवर्क थ्योरी से बाहर निकल के आइए, क्योंकि ये दोनों पैरामीटर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं हमारी मैग्नेटिक मटेरियल की। तो ये ऑपरेटिंग वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से पैरामीटर चेंज हो सकते हैं, ये फिक्स्ड पैरामीटर नहीं है, दैट आर नॉन लीनियर पैरामीटर, लीनियर पैरामीटर नहीं है, ठीक है। ये क्या है, नॉन लीनियर पैरामीटर, इस वजह से किसी भी ऑपरेटिंग वोल्टेज फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ये चेंज हो सकते हैं। इसको मैं और इलोबरेट मैनर में आपको ओपन सर्किट टेस्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि लीनियर और नॉन लीनियर में क्या अंतर है, डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए, तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पर जब जो थिकनेस एक्स और वाई वाला ट्रांसफार्मर चल रहा है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ये अभी चलो क्वेश्चन के हिसाब से डिनोट कर ले, क्योंकि आरडब्ल्यू हमारा, तो आरडब्ल्यू या आरसी एक ही बात है। तो आरडब्ल्यू एक्स और आरडब्ल्यू वाई। तो जब हम लोग थिकनेस बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एडी करंट लॉस बढ़ रहा है, एडी करंट लॉस बढ़ रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है हमारा, कम हो रहा है। मतलब कि क्या बोल देंगे हम लोग कि बढ़ी हुई थिकनेस पे रेजिस्टेंस आरडब्ल्यू क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से करंट क्या हो जाएगा हमारा, ज्यादा फ्लो करेगा। करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो पावर को, या फिर हम लोग एडी करंट को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, एडी करंट को क्या लिख सकते हैं, V1 इंटू IW, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो ये भी अगर हो जाएगा तो ये वोल्टेज कांस्टेंट, अगर ये बढ़ रहा है तो करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस को कम होना पड़ रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो कहीं से भी आप कान किधर से भी पकड़िए, बहुत सारे लॉजिक्स बन सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जो x में RC है वो क्या रहेगा, हायर रहेगा। तो RC ऑफ x इज टू बी हायर देन RC ऑफ y, तो यहां से क्या हो जाएगा, B इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी इस क्वेश्चन से। तो मजा आया कि नहीं। तो इस तरीके के एक दो क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग, और फिर इसको वाइंड अप करेंगे हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस के चैप्टर को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अ ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड इज एक्साइटेड एट रेटेड वोल्टेज, फुल स्टॉप। Now a cut is made in the transformer yoke, thus creating a small air gap. With this, the transformer core flux, ऑप्शन ए विल डिक्रीज एंड IM इंक्रीज। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, अदरवाइज यहाँ पूरे ऑप्शंस पूरे फॉर्म में लिखे रहेंगे। मैग्नेटाइजिंग करंट है, IM क्या है, मैग्नेटाइजिंग करंट। बी क्या है, रिमेन कांस्टेंट एंड मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीजेस, एज वेल एज यहां पर कोर फ्लक्स एंड एज वेल एज IM, कोर फ्लक्स एंड एज वेल एज IM विल इंक्रीज, दोनों इंक्रीज हो जाए, या फिर कोर फ्लक्स एज वेल एज IM विल डिक्रीज। तो चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर आपको डायग्राम बना के बताता हूं ट्रांसफॉर्मर का कि बोल क्या रहे हैं। तो आपको ट्रांसफॉर्मर में पता है कि ये है हमारा रेक्टेंगुलर टाइप का ट्रांसफॉर्मर, अगर मैं बना दूं यहां से, ठीक है, और ये रही लिंब, क्या है, लिंब क्या है, जिसपे वाइंडिंग रैपअप होती है वो है लिंब, और अपोजिट क्या है हमारे, यॉक है ना, यॉक और लिंब। तो इसको बोलते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने वाइंडिंग रैपअप कर दी, ठीक है, जिसको एक्साइट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, वोल्टेज V1 से। तो यहां पर करंट I0 फ्लो होगा, ठीक है, इसके अंदर हिस्टेरिसिस एडी सब कुछ आ चुका है, और यहां पर अभी नो लोड है, तो ये क्या रहेगा, ओपन सर्क्यूटेड रहेगा, ये क्या रहेगा, ओपन सर्क्यूटेड। अब आपसे पूछा है कि यहां से देखिए, नॉर्मली जब हम लोगों ने कट नहीं किया, नाउ कट इज मेड इनटू द ट्रांसफॉर्मर योक, योक के अंदर जब कट नहीं किया है, तो वहां पर आपका ऑपरेटिंग फ्लक्स कुछ ना कुछ φ0 फ्लो हो रहा है, और कुछ I0 करंट पे
फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर अगर कट लगा दे थोड़ी देर के लिए, ये मैंने कट लगा दिया। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं और बार्क में तो कई दफा पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहां पर एक कट कर दिया मैंने यॉक में और एयर गैप बना दिया। जैसे ही एयर गैप बना दिया, एक चीज बताइए मुझे, मैंने पहले भी ये बता चुका हूं, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं कि मान लीजिए मैंने बोला है कि करंट एंड फ्लक्स इज एनालॉगस टू ईच अदर, बट परफेक्टली सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है और वायर को बीच में से कट कर दे तो करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, बट फ्लक्स को अगर मैं बहता है कहीं पे और बीच में कुछ कट डाउन भी कर दूं तो फ्लक्स फिर भी फ्लो करेगा। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि दोनों एनालॉगस तो है बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। फ्लक्स क्या हो सकता है हमारा? कहीं पर भी एयर के अंदर भी फ्लो कर सकता है। क्यों फ्लो कर सकता है? वैसे तो हम लोग इंटेंशनली रोक नहीं रहे, और फ्लक्स को रोकने के लिए हमें क्या चाहिएगा? जैसे करंट को रोकना है तो हमें इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की जरूरत पड़ेगी, बट फ्लक्स को रोकने के लिए देयर इज अ नो प्रैक्टिकल मैग्नेटिक इंसुलेटर। तो इस वजह से फ्लक्स फ्लो करता रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा डाइवर्टेड पाथ से जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिंजिंग बोलते हैं। ठीक है, फ्रिंजिंग बोलते हैं। और कोर के अंदर क्या होगा? कोर के अंदर फ्लक्स हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट बना रहेगा। क्या बना रहेगा? कांस्टेंट। मतलब अगर फ्लक्स को कांस्टेंट बनाए रखना है और यहां पर एयर गैप आ चुकी है, मतलब हमें एडिशनल इस फ्लक्स को कांस्टेंट बनाने के लिए एडिशनल करंट इंजेक्ट करना पड़ेगा। एडिशनल हमें क्या करना पड़ेगा? करंट इंजेक्ट करना पड़ेगा। करंट इंजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब कि करंट इंजेक्ट करेंगे आई नॉट, तो आई नॉट इज द कंपोनेंट ऑफ आई डब्ल्यू एंड आई एम, दोनों का कंपोनेंट है। इसका मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट भी कहीं ना कहीं क्या होगा? हमारा बढ़ेगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसका आंसर कि कोर फ्लक्स जो है हमारा वो क्या रहेगा? रिमेन कांस्टेंट एंड मैग्नेटाइजिंग करंट विल इंक्रीज। तो हम लोग बी इज द करेक्ट ऑप्शन लगा सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है, मैं आपको इलोबरेट में, ये तो हो गई कॉन्सेप्चुअल बात क्योंकि आप मैग्नेटिक सर्किट भी पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग थोड़े से डिटेल वर्जन इसका थोड़ा सा और एनालिसिस करें और हम लोग क्या करते हैं, इसमें से कुछ और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, बहुत इलोबरेट मैनर में इसको डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज, जैसे ही मैंने यहां पर एयर दिया, देखिए ये एयर है, एयर गैप है, तो मैं इसको अभी हटा देता हूं, यहां पे थोड़ा फ्रिंजिंग वगैरह, ये है एयर गैप। मतलब यहां पर अगर मैं इसका मैग्नेटिक इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं, तो क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा प्लस माइनस, जो कि एमएमएफ रिप्रेजेंट करेगा एन इंटू आई नॉट एमएमएफ, और यहां पर दो रिलक्टेंस हो जाएंगे, दो रिलक्टेंस हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा रिलक्टेंस ऑफ कोर, और एक हो जाएगा रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप। ठीक है, और रिलक्टेंस क्या होता है? रिलक्टेंस इक्वल टू अगर मैं रिलक्टेंस का फॉर्मूला देखूं तो रिलक्टेंस इक्वल टू 1/μ0 μr इंटू LC डिवाइडेड बाय AC। तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे हमारे, अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो। तो यहां पर रिलक्टेंस पूरा का पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है? म्यू आर पे। तो अगर मैं मैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं तो म्यू आर बहुत ज्यादा होता है, और एयर गैप की बात करूं तो म्यू आर क्या होता है? एयर गैप के लिए म्यू आर एयर गैप के लिए 1 होता है, और इसके लिए लगभग म्यू आर तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 2000 के आसपास में रख देता हूं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जैसे ये कट लगाया तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, क्योंकि वहां कहां पे आ गई? 2000 से कहां पर आ गई? 1 पे आ गई। तो जो भी नेट रिलक्टेंस है, जो हम लोग मैं क्या बोल सकता हूं? नेट रिलक्टेंस इज RC प्लस RAG। जैसे ही कट लगा है तो नेट रिलक्टेंस क्या होगा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप इज ग्रेटर देन रिलक्टेंस ऑफ कोर। तो इसका मतलब नेट रिलक्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये बात तो तय है। ठीक है, तो यहां से एक इंफॉर्मेशन निकल के आई कि अगर आपसे कोई पूछा जाता है इस क्वेश्चन में कि बताइए नेट रिलक्टेंस का क्या होगा, तो नेट रिलक्टेंस क्या हो जाएगा आपका? नंबर 1 पॉइंट, नेट रिलक्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा, रिलक्टेंस इंक्रीज होगा। सेकंड नंबर अगर पॉइंट है आपका कि यहां से फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? एमएमएफ, और ये नंबर ऑफ टर्न्स अभी के लिए 1 कर दो, तो एमएमएफ मतलब एन इंटू आई अपॉन, ठीक है, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, नेट रिलक्टेंस। तो नेट रिलक्टेंस, और ये हमारा क्या है? कांस्टेंट बना हुआ है फ्लक्स, क्योंकि कोर के अंदर क्या है? एयर चाहे कुछ भी कट कर दे तो यहां पर फ्लक्स तो क्या बना रहेगा? कांस्टेंट बना रहेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारा इस रिलेशन को मैं ऐसा लिख दूं कि आई नॉट इक्वल टू फाई इंटू रिलक्टेंस नेट रिलक्टेंस, तो नेट रिलक्टेंस अगर इंक्रीज किया है तो कहीं ना कहीं करंट भी
इंक्रीज होगा। ठीक है, तो देखो ये बात सही है हमारी कि फ्लक्स को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए मुझे आई नोट करंट एक्साइटिंग करंट को इंजेक्ट और ज्यादा कराना पड़ेगा, मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट को इंजेक्ट ज्यादा कराना पड़ेगा इन शॉर्ट। ठीक है, तो यहां से दूसरा पॉइंट भी मैंने यहां पर वेरीफाई कर दिया आपका कि यहां पर अगर आर नेट बढ़ा है तो आई नोट बढ़ेगा। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और ये लॉजिकल एक्सप्रेशन से मैंने आंसर तो टिक कर ही दिया था। अगर आपसे यहां पर कोई पूछे कि बताइए हिस्टेरिसिस लॉसेस क्या होंगे, ठीक है, थर्ड नंबर का पॉइंट अगर कोई पूछे कि बताइए हिस्टेरिसिस लॉस के साथ क्या होगा। अब मुझे पता है हिस्टेरिसिस लॉस क्या है, इट इज अ प्योर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ओनली। तो यहां से अगर हम लोगों ने कुछ मटेरियल कट डाउन कर दिया है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ओवरऑल मैग्नेटिक मटेरियल ही कम कर दिया हम लोगों ने। मैग्नेटिक मटेरियल क्या कर दिया, मैग्नेटिक मटेरियल, नेट मैग्नेटिक मटेरियल क्या हो चुका है, अब कम हो चुका है, मैग्नेटिक मटेरियल डिक्रीज हो चुका है, क्योंकि एयर तो क्या है, नॉन मैग्नेटिक है। मतलब कि जब कट नहीं लगा था उसके मुकाबले जब कट लगने के बाद कुछ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल आ चुका, मतलब एयर इज द नॉन मैग्नेटिक। तो यहां पर क्या होगा, जब मैग्नेटिक मटेरियल ही कम हो गया तो हिस्टेरिसिस लॉस भी क्या हो जाएंगे, आपके कम हो जाएंगे, हिस्टेरिसिस लॉस भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए एडी करंट के साथ क्या होगा, सो एडी करंट पे स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि फोर्थ नंबर एडी करंट के साथ एक दुविधा है। अभी इस पर्टिकुलर केस में यहां पर अगर एयर है, यहां पर क्या है, एयर है, तो एयर तो क्या है हमारी, नॉन मैग्नेटिक है। तो एयर जब नॉन मैग्नेटिक है तो उसमें तो हम लोग करंट, उसमें तो करंट जा नहीं सकता। तो एयर के केस में एडी करंट क्या होगा, एडी करंट कहीं ना कहीं पर्टिकुलर उस एयर में एडी करंट क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो जो नेट एडी करंट है, नेट एडी करंट, ये बात कर रहे हैं हम लोग, चलो इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिख देता हूं। नेट, इस केस में पर्टिकुलरली नेट एडी करंट अगर एयर है तो ये क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। तो एयर में, एयर इज द क्या हो जाएगा हमारा, एयर के अंदर तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो हम क्या बोल देंगे, ओवरऑल नेट करंट एडी करंट में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बट एक चीज और बताइए, यहां पर एयर क्या है हमारा, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। अगर कोई आपसे बोला जाता कि इस एयर की बजाय कोई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल दूसरा यूज करो, लाइक कॉपर इज ऑल्सो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाए, तो कहीं ना कहीं उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। तो इसका मतलब अगर कॉपर से अगर इसको फिल कर दिया जाता, तो हम क्या बोलते हैं, वो भी क्या है हमारा, बट उसके अंदर करंट तो फ्लो करता, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि जो नेट एडी करंट वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता। और एयर के केस में नेट एडी करंट क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान से टिक करिएगा। अभी एयर है, क्योंकि एयर गैप बनाया हम लोगों ने, तो एयर के केस में तो नेट एडी करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर आपसे कोई कोर लॉस पूछे फिफ्थ नंबर, तो कोर लॉस क्या हो जाएगा, कोर लॉस भी क्या हो जाएंगे हमारे, डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि हिस्टेरिसिस भी डिक्रीज, एडी भी डिक्रीज, तो कोर लॉस भी डिक्रीज। अगर आपसे कोई पूछता कि बताइए इसका फेजर भी बना के बता दीजिए, तो अगर मैं इसका फेजर बनाता थोड़ी देर के लिए, तो फेजर कैसे बनता, थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या बोलते कि यहां पे ये आई नोट है, ये फ्लक्स है हमारा, और यहां पे क्या है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट IM, और ये है हमारा लॉस कंपोनेंट IW। ठीक है, अब यहां पर जब हम लोगों ने कट दे दिया है, तो कट देने के बाद हमारे लॉसेस क्या हो रहे, डिक्रीज हो रहे, लॉसेस डिक्रीज हो रहे हैं। बट अल्टीमेटली लॉसेस डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब लॉसेस तो हमारा कहां आ जाएगा, लॉसेस डिक्रीज होने का मतलब लॉस करंट में डिक्रीमेंट, तो ये लॉस करंट का डिक्रीमेंट तो यहां पे आ गया। बट ओवरऑल आई नोट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ओवरऑल अगर आई नोट आपका इंक्रीज हो गया है, क्योंकि करंट क्या है, इंक्रीज हो रहा है, और आई नोट क्या है, इज द कलेक्शन ऑफ IW प्लस IM। ठीक है, IW तो यहां पर डिक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मैग्नेटाइजिंग करंट भी कहां हो जाएगा, अब मैग्नेटाइजिंग करंट यहां पे हो जाएगा, मैग्नेटाइजिंग करंट अब यहां पे हो जाएगा, मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट पहले यहां था, अब यहां पे रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां से कि आपका मैग्नेटाइजिंग करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, जो कि हम लोग पहले से भी जानते हैं। मैग्नेटाइजिंग करंट तो हम लोगों ने डायरेक्टली लगा दिया। तो इसका मतलब ये जो आई नोट है, इसमें IW तो डिक्रीज होगा, बट ओवरऑल आई नोट इंक्रीज होने का मतलब क्या है, हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट ही इंक्रीज होना है। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से, क्वेश्चन तो हमारा बहुत जल्दी हो गया था, बट इसके आसपास की सारी चीजें हम लोगों ने, बहुत सारे पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हो, सारे पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए 25 क्वेश्चन खत्म कर दिए हम लोगों ने।
एक या दो क्वेश्चन और जल्दी से खत्म करते हैं और इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं, हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज्ड बाय कीपिंग वोल्टेज कांस्टेंट देन व्हाट विल बी द चेंज। एडी करंट, हिस्टैरिसीस और डब्ल्यू तो आप पहचानते हैं, कोर लॉस मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, लॉस पार्ट कंपोनेंट, और ये है हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट। ठीक है, तो यहां पर क्या अंतर आएगा, पहली चीज हमारा V बाई एफ, बी मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू V बाई एफ, जिसमें वोल्टेज क्या है हमारा कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फ्रीक्वेंसी जैसे इंक्रीज हुआ तो बी मैक्स क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग जो पॉइंट है हमारा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही अगर यहाँ डिक्रीज हो जाए तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए ये गया होगा और यहाँ ऑपरेटिंग हुआ होगा BH कर्व पे अगर हम लोग बनाए तो यहाँ ऑपरेटिंग रहा होगा, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, BH कर्व बना होगा। ठीक है, BH कर्व बना होगा। अब आपका ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज हो गया है, तो ऑपरेटिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया है तो अब वो यहां पर बनेगा, ऑपरेटिंग पॉइंट कहीं पे यहीं पे बनेगा, तो यहीं से BH कर्व बन जाएगा। मतलब एरिया ऑफ BH अगर डिक्रीज हो गया है, इसका मतलब हम क्या बोल देंगे, यहां से हिस्टैरिसीस लॉस क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया। हिस्टैरिसीस लॉस क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया। एक और चीज समझ सकते हैं, देखिए अगर मान लो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर हिस्टैरिसीस लॉस तो आपने लिखाया था कि हिस्टैरिसीस लॉस इक्वल टू एरिया ऑफ BH इनटू वॉल्यूम ऑफ आयरन एंड फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा तो हिस्टैरिसीस लॉस इंक्रीज करना चाहिए। बट माय डियर फ्रेंड, मैंने आपको एक क्वेश्चन और पूछा था कि सिर्फ फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे हम लोग नहीं बता सकते कि हिस्टैरिसीस डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। बट अगर हमारा एक्चुअल फॉर्मूला देखें तो ये कितना हो जाएगा, BX मैक्सिमम इंटू एफ। तो अगर ये V बाई एफ कॉन्स्टेंट रहेगा, बट कॉन्स्टेंट तो है नहीं, तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू F। बट यहां कांस्टेंट नहीं है, तो WH इज प्रोपोर्शनल टू V 1.6 इंटू F माइनस 0.6, मतलब कि इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो यहां से वोल्टेज कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ तो हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से भी देख सकते हैं हम लोग, तो दोनों तरीके से हमारा क्या होगा, डिक्रीज एंड डिक्रीज। उसके बाद मैंने बताया कि एडी करंट किसके प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है, तो एडी करंट क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, रिमेन कांस्टेंट। अब एक और चीज है कि यहां पर देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा, तो क्या हो जाएगा हमारा, फ्लक्स ज्यादा। थोड़ी देर के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कम हो रही है, मतलब फ्लक्स कम हो रहा है। फ्लक्स कम हो रहा है मतलब अब हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट ही कम हो चुका है, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या बोल देंगे कि फ्लक्स कम होते से ही हमारा जो नो लोड कंपोनेंट है वो पहले अगर यहां बन रहा था, ठीक है, नो लोड करंट पहले अगर मान लीजिए यहां बन रहा था थोड़ी देर के लिए, जहां पर IW और IM थे, बट अब हमें फ्लक्स में कमी आ चुकी है क्योंकि ऑपरेटिंग पॉइंट ही कम पे आ चुका है, मतलब कम हमें मैग्नेटाइजिंग करंट, ये क्या है, H इज प्रोपोर्शनल टू एक्साइटिंग करंट या नो लोड करंट, मतलब अब हमारा I नोट करंट क्या हो गया है, कम हो गया है। तो करंट कम हो गया है, I नोट करंट कम हो चुका है अब हमारा, पहले यहां था अब यहां हो गया है। तो इसके जो कंपोनेंट करेंगे जिसमें मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और यहां से हम क्या बोल सकते हैं, लॉस कंपोनेंट, दोनों के दोनों ही क्या हो जाएंगे, हमारे डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, और यहां से भी हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको हम लोग एक्साइटिंग करंट बोलते हैं। तो एक्साइटिंग करंट तो अब हमारा क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि हमें फ्लक्स डेंसिटी अब कम प्रोड्यूस करना, मतलब फ्लक्स कम प्रोड्यूस करना, B इज प्रोपोर्शनल टू 5। तो अब हमें फ्लक्स कम प्रोड्यूस करने के लिए कम करंट देना पड़ेगा, कम करंट देना है तो उसके कंपोनेंट भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो दोनों के दोनों लॉस क्या हो जाएंगे, अब कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, IW IM दोनों क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, WH भी डिक्रीज होगा और WE क्या है, कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अ ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटेड एट रेटेड फ्रीक्वेंसी बट वोल्टेज इज इंक्रीज। ठीक है, मतलब इस बार क्या है, फ्रीक्वेंसी हमारा क्या मान सकते हैं हम लोग, कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, और वोल्टेज क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है। वोल्टेज इंक्रीज होते से ही हम क्या बोल सकते हैं कि जो Bmax इज प्रोपोर्शनल टू V बाई एफ, ये कांस्टेंट है और वोल्टेज के साथ साथ हमारा Bmax भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब एडी करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर, तो वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो एडी करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। हिस्टैरिसीस लॉस भी क्या हो जाएंगे, अब हमारा Bmax इंक्रीज हो रहा है, मतलब अब यहां पे बनेगा बड़ा BH कर्व बनेगा, तो ये भी क्या हो जाएंगे हमारे इंक्रीज। और यहां पर इंक्रीज हो गया, मतलब I नोट करंट भी अब हमें ज्यादा चाहिएगा, तो I नोट करंट ज्यादा चाहिएगा, तो इसका मतलब IW एंड IM दोनों के दोनों क्या होंगे, अब हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अच्छा, एक और चीज बता दूं आपको कि इस तरीके से वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी वेरी करके आपसे पूछा जाए,
थोड़ी देर के लिए। केवीए कैपेसिटी, तो मैं एक चीज बता दूं कि केवीए जो रेटिंग है वो प्रोपोर्शनल टू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो कैपेसिटी की बात करें तो आप डायरेक्टली रिलेशन लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके एडी करंट हिस्टैरिसीस के पोर्शन खत्म होते हैं। मैंने जितने वेरिएशन हो सकते थे सारे वेरिएशन करे, और आपने देखा ये एक पर्टिकुलर एक टॉपिक आपने मैग्नेटिक सर्किट पढ़ा है मुझसे, और दूसरा टॉपिक आपने हिस्टैरिसीस और एडी करंट ठीक ठाक हालत में जो पढ़ रखा है वो है। और आपने देखा होगा कि मैंने किस तरीके से क्वेश्चंस कवर करे हैं, ठीक है। आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं इस तरीका, क्योंकि आपको कॉलेज में बहुत हेल्प होगी। और इंटरव्यू चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई सा भी एग्जाम लिखो, ये नॉलेज काम आने वाला है। और मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए बहुत ही अलग अलग बुक से रेफरेंस लिए, कम से कम 7 से 8 बुक का मिक्सचर है इन क्वेश्चंस को बनाने में। और साथ में एनपीटीएल का भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। एनपीटीएल से भी आपको देखो, अगर आप डायरेक्टली एनपीटीएल पढ़ने लगोगे तो बहुत सारे इररिलेवेंट चीजें आपको यूजी लेवल पे, बट उसमें से जो जो चीज मुझे लगता है कि जो आपको पढ़ानी चाहिए वो मैं ऑलरेडी छांट रहा हूं। मतलब अगर ये आप जी सेंट्रिक का कोर्स अगर पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर लगभग आपको सारी चारों दिशाओं से ज्ञान अर्जित होगा। मैं ये क्लेम बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि मैं इंडिया का सबसे बेस्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है, बट आप अपने आप पे भरोसा रखिए। हर कोई बहुत अच्छा पढ़ाता है, जहां से भी आप पढ़ रहे हो पढ़िए, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट्स को बहुत ध्यान से रखिएगा, और इनका यूज तभी है जब आप इसको बहुत अच्छे ढंग से यूटिलाइज करोगे, ठीक है। तो कॉपी बनाइए, कॉपी के अंदर सॉल्व करिए, और हर दिन रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि जैसे 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 दिन बढ़ेंगे तो आपके ऊपर नोट्स का जो है बर्डन बढ़ते जाएगा, लेक्चर्स का बर्डन बढ़ते जाएगा, ठीक है। हम हमारा काम तो कर देंगे, बट आपके तरफ से जो काम है वो रिवीजन बार बार करना पड़ेगा आपको, ठीक है गाइस। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। 2 प्रैक्टिकलिटीज देख चुके हम लोग, एडी करंट एंड हिस्टैरिसीस लॉसेस। अब नए लॉस की तरफ बढ़ेंगे और लीकेज के बारे में भी थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर रियल ट्रांसफॉर्मर इजाद करेंगे।